नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरोरा क्लास पे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं सुनामी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही सुनामी जिसमें टी साइलेंट होता है। ठीक है ना, टी साइलेंट होता है इसमें। यह है क्लास 7 का चैप्टर 5, जिसका शीर्षक क्या है? शीर्षक है जल। जल के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे प्रीवियस जो क्लासेस थी, जो लेक्चर मैंने लिया, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। मैंने बताया महासागरीय धाराओं के बारे में, महासागरीय परिसंचरण के बारे में, तरंगों के बारे में, ज्वार भाटा के बारे में, लवणीय जल, अलवणीय जल, इन सब के बारे में मैंने बता दिया। तो हमारा आखिरी बिंदु जो रह गया था वो था सुनामी। तो सुनामी को समझना जरूरी है। तो बुक में तो ये वाला एग्जाम्पल दिया गया है कि 2004 में एक सुनामी आई थी, तो उसके बारे में बताया गया है। पर उस पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि सुनामी के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो एकदम क्लियर रहे। ठीक है ना, कि सुनामी जितना आप सोचते हो, पता नहीं आप सोचते भी हो कि नहीं, लेकिन जितना सोचते होगे उससे कई ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर खतरनाक सोचते हो तो ठीक है। देखिए सुनामी क्या होता है। तरंग के बारे में अगर आपने वो क्लास कर ली है तो आपको पता है कि तरंगे जो होती हैं हवा के सहारे, पवन के सहारे आती हैं तट पे, है ना, हमारे पैरों को छू के आराम से जाती है। काफ़ी मनमोहक दृश्य होता है, बहुत प्यारा लगता है। लेकिन सुनामी क्या होता है कि बहुत ज़ोर से आता है और हमें बहा के लेके चल जाता है, हमारे घर को, हमारे गाँव को, पूरे कबीले को बहा के लेके चला जाता है। ठीक है, तो सुनामी को समझना, देखिए क्या होता है। ये हम बना देते हैं एक तट छोटा सा। ये है हमारा तट, काफ़ी छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है ना, ये तट है हमारा। ये है ओशियन, समझे, ये है ओशियन। अब देखिए ओशियन में क्या, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, मान लीजिए इस तरह का, ये आप हो, ओके। ये है हमारा ओशियन और यहाँ पे आप खड़े होकर मज़े ले रहे हो, सेल्फी क्लिक कर रहे हो। अब मैंने ओशियन यहाँ पे क्यों ऐसा ड्रॉ किया, क्योंकि ओशियन जो है हमारा महासागर जो है वाकई में ऐसा होता है, कुछ दूर तक लगेगा कि गड्ढा नहीं है, लेकिन आगे अचानक एकदम फट से नीचे गिर जाओगे, बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है आगे जाके थोड़ा सा, है ना। तो लहरें क्या होती हैं, तरंगे जो आती हैं उधर से, वो हवा के साथ धीरे धीरे, पवन के साथ धीरे धीरे बहते बहते आती हैं, यहाँ तक आती हैं, फिर वापस लौट जाती हैं। ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन सुनामी में ऐसा नहीं होता है। सुनामी में क्या होता है कि खूब तेज़ी में वेव्स आती हैं, इस तरह से यहाँ पे गिर जाती हैं। इवन ये तो मैंने बहुत कम ही ड्रॉ किया, बहुत ऊंचा ऊंचा वेव हो जाता है, समझे ना, इस तरह से, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से होता है। अब क्या करेगा ना ये वेव कि आपको छोड़ के आपके पीछे गिरेगा, समझे, आप पे नहीं गिरेगा। आप तो कहेंगे अरे भाई पीछे से गया, बच गया लगता है, लेकिन क्या होगा कि फिर जब पानी यहाँ से रिटर्न होगा तो आपको बाहर के लेके चल जाएगा, समझे। तो ये वेव यहाँ पे उठ क्यों रहा है, ये जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हवा में इतनी ताकत नहीं है कि इतना ऊंचा वेव को उठा जाएगा। हवा कितना उठा सकता है, कुछ सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा कितना भी तेज़ हवा चलेगा ना, हाँ चक्रवात आ जाएगा तो इसे उठा देगा ऊंचा, इसे ऊंचा उठा देगा, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है। लेकिन सुनामी की जो हाइट होती है बहुत ज़्यादा होती है तरंगों की, जैसा कि इमेज में देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा होती है। तो सुनामी क्यों आती है, देखिए क्यों आती है, मैं बताता हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आपने जो है भूकंप वाली क्लास करी है। आपको पता है कि भूकंप क्यों आता है, कैसे आता है। टेक्टोनिक प्लेट जो होते हैं वो टकराते हैं तो आता है, या ज्वालामुखी फटता है तो भूकंप आता है। दो ही तो रीजन है भूकंप आने के, है ना, या तो प्लेट टकरा जाए या तो ज्वालामुखी फट जाए गड़गड़ाहट के साथ, तो भूकंप आ जाता है। भूकंप में होते थे 3 वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव या श्रिंक वेव जिसे कहा जा रहा था, और L फॉर लार्ज वेव। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लार्ज वेव। सबसे ज़्यादा खतरनाक था हमारा लार्ज वेव, सबसे ज़्यादा खतरनाक था क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ से जो तरंग दैर्घ्य था बहुत ज़्यादा था, समझे। श्रिंक वेव या सेकेंडरी वेव उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन था। प्राइमरी वेव एकदम खतरनाक नहीं था, समझे ना। तो भूकंप के क्लास में आपने ये चीज़ सीख ली। तो भूकंप जब आता है ना धरती पे तो घर वगैरह गिरा देता है, ठीक है, इस तरह से भूकंप आता है तो घर वगैरह गिरा के रख देता है। लेकिन वही भूकंप जब समुद्र के नीचे आता है, क्योंकि क्या है समुद्र के नीचे, मैंने बताया ना कि ज्वालामुखी फटेगा तो ज्वालामुखी तो कहीं भी फट सकता है, जहाँ क्रस्ट कमजोर होगा अर्थ का वहाँ फट जाएगा। या भूकंप कहाँ आएगा, जहाँ टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकरा जाएंगे, वहाँ पे आएगा। बात खत्म। चलिए, तो टेक्टोनिक प्लेट तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ धरातल पे ही रहे, नहीं ना, है टेक्टोनिक प्लेट समुद्र के नीचे भी तो है। देखिए किस तरह से बटा हुआ है, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे समुद्र है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए मेरा भूकंप आता है इस एरिया में, इसे क्या कहा जा रहा था, इसे कहा जा रहा था अधिक केंद्र। जहाँ भूकंप आता है उसे कहा जा रहा है अधिक केंद्र। आई होप आपको वो चीज़ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है आपको।
तो यहाँ पे जब भूकंप आएगा तो पहले तो बनेगा क्या, प्राइमरी वेव, फिर एस वेव, फिर लार्ज वेव। अब नीचे की ओर बनी वेव यहाँ पे एक्चुअली नहीं आएगा, आएगा कहाँ, नीचे में आएगा, ठीक है ना। प्राइमरी वेव, एस वेव, लार्ज वेव निकल के आ गए। लार्ज वेव क्या होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है ना। भूकंप का वेव कुछ इस तरह से काम करता है, देखिए यहाँ से उत्पन्न होगा, इसे इस बिंदु को आप देख रहे हो ना, शायद आपको दिख भी ना रहा हो, इतना छोटा, इस तरह से इसे काम करता है, सामने जाता है, ऐसे जाता है, तो इसे कहता है प्राइमरी, श्रिंक, लार्ज। तो ज़्यादा खतरनाक कौन है, ज़्यादा हिल डुल कौन कर रहा है, लार्ज वेव ज़्यादा हिल डुल कर रहा है, तो ज़्यादा क्षति कौन करेगा, लार्ज वेव करेगा। श्रिंक वेव थोड़ा सा क्षति करेगा, प्राइमरी वेव एकदम, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ होती है, ठीक है ना, तो ज़्यादा लॉस नहीं करता है, या नहीं ही करता है लॉस, ये हिला के रख देता है दिमाग। तो यहाँ पे भूकंप आया, लार्ज वेव उत्पन्न हुआ, यहाँ से वेव उत्पन्न हुआ, पानी को हिला के रख देगा। अब देखिए पानी ऐसा हिलता है, भूकंप आएगा तो थोड़ा जानता है कि हमको पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है कि उत्तर जाना है कि दक्षिण जाना, नहीं, चारों दिशाओं में जाता है। पानी में पत्थर मारते तो क्या होता है कि एकदम चारों तरफ फैल जाता है, समान ताकत के साथ, समान फोर्स के साथ। गुब्बारे में हम भरते हो तो क्या होता है, चारों तरफ जाता है, एक साइड में नहीं जाता है, सिर्फ चारों तरफ जाता है। तो प्रकृति ऐसी चीज़ है कि भेदभाव नहीं करती है, चारों दिशाओं में जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही होता है कि चारों तरफ जाएगा, नीचे भी गया होगा तो नीचे वाले की इग्नोर कर दें, नीचे जाके कहाँ जाएगा, मेंटल में घुस जाएगा, कहानी खत्म, नीचे तो कुछ है नहीं उसमें। लेकिन जो ऊपर आएगा तो यहाँ पे ऊपर आएगा इसे, तो इसको ऊपर उठाएगा, पानी को ऊपर उठाएगा। अब देखिए पानी के ऊपर क्यों उठाया, क्योंकि ये लिक्विड है भाई। ज़मीन पे ये लार्ज वेव आएगा तो ज़मीन को ऊपर नहीं उठाएगा, क्योंकि ज़मीन हार्ड होती है ना, कड़ा होता है, चट्टानें होती हैं, मिट्टी होता है, क्रस्ट तो हार्ड होता है, ठोस होता है। लेकिन इसको हिला के रख देगा, इधर निकलेगा, इसको हिला के रख देगा, ये वेव आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे आके गिरेगी सर पे हमारे, गिरेगी कि नहीं गिरेगी। हाँ, एक चीज़ हम भूकंप से क्या सीखे कि जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ती है, इसका जो वेवलेंथ है वो बड़ा होते जाता है। देखिए यहाँ पे छोटा था, यहाँ पे छोटा था थोड़ा, यहाँ पे जाते जाते बड़ा हो गया, आगे जाके और बड़ा हो जाएगा। तो वेवलेंथ, लहर का जो वेवलेंथ है वो बड़ा होगा। मुझे बताइए ज़रा सोच के, बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी दिशा में होगा, चारों दिशा में होगा। तो चारों दिशाओं से हमें लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है, क्योंकि जो लॉस होगा उसे हम गिरेंगे। लॉस यहाँ पे होगा क्योंकि हम यहाँ खड़ा हैं। तो वेवलेंथ बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, ऐसे बढ़ेगा, गिरेगा हमारे सर पे, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सके लग रही हो, लेकिन इमेज जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। बात यहाँ पे यही था कि यहाँ भूकंप आया, वेवलेंथ क्रिएट हुआ, वेवलेंथ यहाँ छोटा था, आते 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 बड़ा हुआ, बड़ा। अब जब वेवलेंथ बड़ा होगा तो पानी ढेर सारा लाएगा, एकदम उड़ेल देगा ला के, समझे ना। ये तरंगे जो होती हैं बहुत ऊपर तक उठ जाती हैं, इसीलिए लॉस करती हैं। पानी से क्या लॉस है, किसी को कुछ लॉस नहीं है। लॉस होता है इसके ज़्यादा मात्रा से, बाढ़, अचानक बाढ़ आ जाएगा ना। अब देखिए जैसे बारिश हो रहा है किसी एरिया में, 1 मंथ बारिश होगा तो वहाँ पे बाढ़ आएगा, 15 दिन बारिश होगा तो वहाँ पे बाढ़ आएगा। लेकिन सुनामी में क्या होता है कि 3 सेकंड में, 4 सेकंड में इतना ज़्यादा पानी उड़ेल दिया जाता है कि पूरा का पूरा जलमग्न हो जाता है। तो अचानक पानी आने से क्या होता है कि कोई प्रिपेयर्ड नहीं ना होता है। लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बीच पे इंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ, अचानक सुनामी आएगा, पीछे गिरेगा, सबको समेट के लेके वापस चल गया। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इसकी पावर कमते जाएगी, समझे ना। तो यही होता है सुनामी में। अब बुक में एक कहानी दिया गया है आपका, कहानी कब की है तो 26 दिसंबर 2004 की कहानी है। तो सुनामी कैसे आता है आप समझिए, भूकंप से आता है। और एक पॉइंट और मैं आप बताना चाहता था कि ज्वालामुखी जब फटेगा तो ज्वालामुखी से फटने से भी वही होगा। सुनामी बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। यहाँ पे बहुत ही साधारण सी चीज़ है। यहाँ पे ज्वालामुखी है, यहाँ पे फट गया, यहाँ पे लावा बाहर आया। अब ज्वालामुखी ऐसे नहीं फटता है कि मैं आऊँ क्या, धीरे धीरे नहीं आता, प्यार से एकदम नहीं निकलता, अचानक फटता है बहुत ज़ोर से। ज़ोर से जब फटता है ना, इसमें से लावा बाहर आता है। कई द्वीप तो ऐसे हैं धरती पे जो ज्वालामुखी के फटने से बने हैं, क्योंकि लावा जो है ऊपर तक आ जाता है। तो यहाँ पे ज्वालामुखी अचानक फटेगा तो रिप्लेस कर देगा, पानी यहाँ पे था तो पानी को ढकेल देगा, इधर उधर ढकेलेगा, गोल एकदम, है ना। इधर से निकला पानी को ढकेल दिया, इधर से निकला पानी को धकेल दिया। तो धकेलने से क्या होता है कि पानी आगे की ओर चल जाता है, जरा सा वेव बन जाता है। तो यहाँ से जब धकेला तो कहा कि चलो भाई ठीक है मैं चलता हूँ। ये देखिए इधर से आया, हचाक से आया, इसको ले लिया, फिर इधर हचाक से आया, फिर इसको ले लिया, फिर थर्ड वेव आया। तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, समझे ना। बुक में क्या दिया गया है आपका, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे, या उन्हें पोताश्रय तरंगे भी कहा गया है। पोताश्रय तरंगे क्यों कहा जा रहा था, क्योंकि पोत को डुबा देती है ना, जहाज़ों को डुबा देती है। पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी। देखिए भूकंप के कारण सुनामी आया ना,
जिसका अधिक केंद्र सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर था। सुमात्रा कहाँ है? तो सुमात्रा इंडोनेशिया में है। ये सब छोटा छोटा जो नाम आता है ना आपको पता होना चाहिए। और अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो एनसीईआरटी तो प्लीज़ एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ बताता रहूँगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो क्या लिया गया है कि सुमात्रा में भूकंप आया था। तो भूकंप जब वहाँ पे आया, उसी भूकंप के कारण मैंने बताया ना कि यही चीज़ हुई थी। यहाँ से वेव बना, प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव तो अंदर ही बन गया, लार्ज वेव धरातल पे आया। अब भूकंप ऐसी चीज़ है कि सिर्फ हमारे धरती पे नहीं आती है, समुद्र के जो सतह है उस पर भी आती है। उसे कहा जाता है समुद्रीय सतह। ठीक है, वहाँ भूकंप आया। अब सुमात्रा का जैसे कि आपने देख लिया, अभी इंडोनेशिया के पास है। वो जो भूकंप आया था इतना खतरनाक था, उसका रिएक्टर पैमाने पर 9.0 रिएक्टर का भूकंप था वो। मैंने लास्ट क्लास में जो भूकंप के बारे में लिया था, मैंने उसमें क्या बताया था कि 7 तक का जो होता है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, कि आपका घर हो या ना हो आपको ज़मीन के नीचे ले लेगा। 7, 8 वाला जो होता है, और यहाँ पे तो 9 वाला आ गया। और 9 वाला कहाँ आया? ज़मीन के समुद्र के नीचे। तो जब इतना खतरनाक भूकंप आया तो कितना ज़्यादा मात्रा में पानी उड़ेल दिया होगा। अब देखिए ना, सुमात्रा जो है काफ़ी दूर है इंडिया से, लेकिन इंडिया तक उस सुनामी का असर हुआ था। समझे? अब आगे पढ़िए क्या लिखा गया। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। ठीक है ना, ये पॉइंट आप देखिए, भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी, तो ये आपको देख लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, भारतीय प्लेट ये है, बर्मा प्लेट उधर है, और वो जो पॉइंट आप देख रहे हैं वहाँ पे हलचल मची थी, भूकंप वहीं पे आया था। ओके, फिर कह रहा है कि समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई, इस कारण भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। महासागरीय तल यानी कि ओशन का जो क्रस्ट था वो नीचे की ओर धंस गया। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, पहले आप आगे पढ़ लीजिए, मैं बताता हूँ। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया, नीचे की ओर झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। कितनी मतलब अच्छी बात लिखी गई यहाँ पे, कहा गया है, पिक्चर के साथ समझिए। चलिए अब समझिए, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। ठीक है ना, ये दोनों जो हैं अलग अलग प्लेट हैं धरती पर के। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने माउंटेन ड्रॉ किया है, मैदान ड्रॉ किया है, देन सेम चीज़ यहाँ पे मैंने माउंटेन ड्रॉ किया, मैदान मैंने यहाँ पे नहीं बनाया। अब क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैदान नहीं था वहाँ पे। ठीक है, यहाँ की जो प्लेट है, प्लेट तो हमेशा गतिमान रहती है, जानते ही हो, और मैंने बताया भी था प्लेट टेक्टोनिक वाला सिद्धांत में कि प्लेट जो है कई तरीक़ों से होती हैं। एक इधर से जा रहा है तो इधर से जा रहा है तो ऐसे हो सकता है, या ऐसे से आ सकता है, या एक दूसरे से बिछड़ सकता है, या क्या हो सकता है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, इस तरह से हो सकता है। बहुत से तरीके थे, 4 मुख्यतः देखा गया यहाँ पे, है ना, कि एक दूसरे से रगड़ के भूकंप उत्पन्न कर सकती है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सिस्टम चल रहा था? ये वाला, इस तरह से हो रहा है, इधर वाला आ रहा है इधर। अब देखिए एक बात समझिए कि जो हैवी रहेगा ना, हैवी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी ना वो नीचे धंस जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वो ऊपर रहेगा, और भारी वाला नीचे घुस जाएगा। तो ए या बी में से कोई एक नीचे घुस गया, मान लीजिए बी मेरा जो है वो नीचे की ओर घुस गया, ऐसे घुस गया, देखिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको देखने में तो बहुत कम लग रहा होगा, यहाँ पे छोटा सा जगह लग रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली हुआ है, लेकिन एक्चुअल में प्लेट कितने बड़े होते हैं आपको पता नहीं, बहुत बड़े होते हैं। इनका जो साइज़ होता है 100 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक होता है। तो ये जो एरिया है काफ़ी बड़ा है। तो ये जो एरिया हमारा हुआ, यहाँ पे खाली जगह हो गया, अंदर धंसा तो अचानक खाली जगह होगा ना, तो समुद्र की सतह जो है, क्या इसको पानी भरने के लिए यहाँ पानी आया तो समुद्र की सतह जो होगी थोड़ा सा डाउन हो जाएगी, डाउन होगी, थोड़ी सी डाउन हो गई, तो पीछे हटने लगा। तो लोग क्या कह रहे हैं, पानी पीछे जा रहा है। तो लोग क्या कहना, एक्साइटमेंट में उसको कि चलो चलो पानी पीछे जा रही थी ना, पीछे कैसे चला गया, अभी तक लौटा नहीं, 3 मिनट 4 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया। अब अचानक जब यहाँ पे गड़गड़ाहट के साथ भूकंप उत्पन्न हुआ, समझे, यहाँ पानी भर गया, अब अचानक भूकंप उत्पन्न हुआ, इस तरह से भूकंप जब उत्पन्न हुआ तो क्या किया, मैंने क्या बताया अभी कि लार्ज तरंगे जो होती हैं वो पानी को ढकेल दी, पानी ले डूबा लोगों को। दोनों साइड में भूकंप आ गया, इंडिया में भी आया और देन उसके बाद हुआ था सुमात्रा वाले आइलैंड में भी, इंडोनेशिया में भी आया। ठीक है ना, वही चीज़ आपको यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि एक दूसरे के नीचे धंसा था और फिर भूकंप आया तो जान गई लोगों की, बहुत सा जान माल के क्षति हो गया था, बहुत ही खतरनाक भूकंप था। डेट याद रखिएगा 26 दिसंबर 2004। ओके, फिर कहा भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया था। आप जरा अंदाज़ा लगाइए कि 800 किलोमीटर प्रति घंटा
कितना ज़्यादा होता है, एरोप्लेन की गति को फेल कर दिया, समझे ना। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। अब देखिए इतना ज़्यादा खतरनाक भूकंप था कि हिंद महासागर के जो द्वीप हैं डूब गए। जब सुमात्रा में भूकंप में अधिक केंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ अंडमान एवं इधर लौटी श्रीलंका की तरफ, तो तरंगों की लंबाई कम हो गई, क्योंकि काफ़ी दूर है, ठीक है ना, इसलिए इंडिया में ज़्यादा लॉस हुआ नहीं। लेकिन जो उड़ीसा है और इधर आपका तमिलनाडु वगैरह, इसमें थोड़ा सा असर देखने को मिला सुनामी का, समझिए। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति 700 से 900 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक हो गई। अब जहाँ सबसे करीब एरिया होगा वहाँ तो सबसे ज़्यादा डैमेज किया होगा, लेकिन ये इंडिया आते आते 70 किलोमीटर हो गए। फिर भी लॉस तो हुआ है, थोड़ा सा हुआ है ना लॉस। हाँ, समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर की गहराई तक गए, जिसके फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, मैंने बताया ना, तटीय प्रदेश आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, निकोबार तो उधर ही है, तो उसमें भी असर देखने को मिला था। ओके, तो यही चीज़ है। अब इतने ज़्यादा लोगों की जान क्यों गई? क्योंकि देखिए सुनामी का जैसे होता है ना कि अनुमान लगाना संभव नहीं है कि आज आ जाएगा कि कल आ जाएगा, लेकिन वही भूकंप की तरह है कि भूकंप में भी आप अनुमान नहीं लगा सकते हो, ज्वालामुखी में भी अनुमान नहीं लगा सकते हो कि कब फटेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ऐसा ही इसमें होता है, लेकिन थोड़ा सा कहीं 15 मिनट पहले अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसमें हल्का फुल्का चांसेस है कि पानी पीछे की ओर हटने लगे तो समझ लो कि हालत ख़राब होने वाली है। तो पानी देखिए पीछे हटा, इसमें अचानक भूकंप आया, पानी ढकेल दिया, वापस आया, इस पर गिरा, इसे फिर वापस गया, फिर दूसरा तरंग देखिए पीछे से आ रहा है, तो क्या होगा, ये आएगा, फिर ये चढ़ेगा यहाँ। तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है सुनामी। लोगों की जान इसलिए गई क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में आके उसके देखने लगे, अरे क्या हुआ वहाँ पे, पीछे आगे लिखा भी गया आपका कि लोगों की जान इसलिए गई क्योंकि लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। जब लहरें पीछे हटी तो उधर की ओर जाने लगे। ये 11th क्लास में आपको जो है काफ़ी डिटेल में बताया गया है, समझे ना। थोड़ा थोड़ा 9th में या 10th में भी है सुनामी के बारे में। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको बेस बता दूं यहाँ पे कि सुनामी किस तरह से आती है। तो आई होप मैंने आपको पॉइंट अपना समझा दिया है। यहाँ पे 7th क्लास है इसलिए ज़्यादा घुसना है नहीं इसमें, इतना ही जानना है आपको फिलहाल। अभी भारत में ज़्यादा सुनामी के केसेज नहीं देखे जाता है। क्यों नहीं देखे जाते हैं? सुनामी कहाँ आएगी? पहली बात ये, सुनामी वहाँ आएगी जहाँ भूकंप वगैरह हमेशा आते रहते हैं। ज़मीन पे भूकंप तो भूकंप, समुद्र में भूकंप तो सुनामी, ठीक है। ज़मीन पे ज्वालामुखी तो ज्वालामुखी, समुद्र में ज्वालामुखी तो सुनामी। तो भारत जो हमारा उपमहाद्वीप है भारतीय प्लेट का, वो ऐसे देखिए ना, आप पिक्चर देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए कि जापान वाला साइड आप ध्यान से देखिए, वहाँ कितने मतलब ऐसा प्लेट टकरा रहे हैं एक दूसरे से, है ना। वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी फटते फटते रहता है। लेकिन इंडिया क्या है, सेफ़ है। अब क्योंकि ये एक मैप है वर्ल्ड का, तो देखने में छोटा लगा लेकिन एक्चुअल में तो बहुत बड़ा है। तो इंडिया कहीं ना कहीं सेफ़ है इन चीज़ों से, ये आपका बुक में बताया भी क्या था। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्वाइन करें। इस क्लास के थ्रू आपको मैं कुछ समझा पाया तो हमारे साथ बनी रही, आगे भी ऐसी चीज़ें मैं आपको समझाता रहूँगा। आइए क्लासेज तो और भी ज़्यादा हैवी होने वाली है, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। तो चलता हूँ मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।